स्तर कम हो जाते हैं तो लक्षण अक्सर कम हो जाते हैं। हालांकि इस स्थिति में दर्द, भारी माहवारी और इनफर्टिलिटी जैसी परेशानियां हो सकती है। सही इलाज जैसे दर्द प्रबंधन, हार्मोन थेरेपी या सर्जरी से लक्षण काफ़ी हद तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये एक क्रोनिक दीर्घकालिक स्थिति है, लेकिन सही देखभाल के साथ जीवन की गुणवत्ता बेहतर हो सकती है। रिस्क फैक्टर बताओ ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एडेनोमायोसिस के रिस्क फैक्टर्स में मुख्य रूप से उम्र दराज महिलाएं शामिल होती है, खासकर 40 से 50 साल की उम्र के बीच। इसके अलावा पहले कई बार गर्भवती होना, जैसे कई बच्चे होना, किसी सर्जिकल प्रक्रिया जैसे सिजेरियन सेक्शन या गर्भाशय पर कोई अन्य सर्जरी का इतिहास भी जोखिम बढ़ाते हैं। हार्मोनल असंतुलन जैसे एस्ट्रोजन का अधिक स्तर भी एक योगदान करने वाला कारक हो सकता है। सिम्टम बताओ क्लिनिकल फीचर ऑफ पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। एडेनोमायोसिस के क्लिनिकल लक्षणों में सबसे आम है बहुत ज़्यादा दर्दनाक और भारी माहवारी। पीरियड्स के दौरान लगातार पेल्विक दर्द होता है, जो समय के साथ बदतर हो सकता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को सेक्स के दौरान दर्द, पेल्विक में भारीपन और लंबे समय तक ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ मामलों में पेशाब या मल त्याग में भी परेशानी हो सकती है। कुल मिलाकर ये पेल्विक दर्द और मासिक धर्म की समस्याओं से जुड़ा एक क्रोनिक कंडीशन है। डायग्नोसिस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एडेनोमायोसिस का डायग्नोसिस अमूमन लक्षणों, पेल्विक एग्जाम और इमेजिंग के आधार पर होता है। ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड अक्सर पहला कदम होता है, लेकिन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (MRI) सबसे सटीक तरीका है। इसमें यूटरस की मांसपेशियों में असामान्य गाढ़ापन या बढ़ी हुई मोटाई दिखती है। कभी कभी बायोप्सी की ज़रूरत होती है, लेकिन अक्सर ये इमेजिंग पर आधारित क्लिनिकल डायग्नोसिस होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एडेनोमायोसिस की कॉम्प्लिकेशंस में लगातार बढ़ते हुए पेल्विक दर्द और अत्यधिक मासिक रक्तस्राव शामिल है, जो एनीमिया तक ले जा सकता है। कुछ महिलाओं में ये इनफर्टिलिटी या बार बार मिसकैरेज का कारण बन सकता है। इसके साथ साथ ये लाइफ क्वालिटी को ड्रास्टिकली प्रभावित कर सकता है, क्योंकि क्रोनिक दर्द और भारी मासिक रक्तस्राव से रोज़मर्रा की गतिविधियाँ प्रभावित होती हैं। हालांकि सही इलाज और समय पर देखभाल से इन कॉम्प्लिकेशंस को कम किया जा सकता है। तुम कुछ चीज़ों को छोड़ रही हो। कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस में पहला साइनोपैथी होगा, दूसरा रप्चर हो गया, तीसरा इन्फेक्शन होगा, चौथा ऑस्वेटिक फ्यूचर में पहला इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा, यूट्रा, ये सब चीज़ें छोड़ रहे हो। माइलेंसी, ये सब चीज़ें तुम छोड़ रही हो। आप सही कह रहे हैं, चलिए पूरी बात रखते हैं। एडेनोमायोसिस में एडेनोसाइनोपैथी का मतलब है कि एंडोमेट्रियल टिश्यू यूटरस की मांसपेशियों में फैलता है। कभी कभी माइक्रो रप्चर हो सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग और दर्द बढ़ सकता है। इन्फेक्शन, खासकर पुरानी सूजन, कभी कभी हो सकती है। भविष्य में लंबे समय तक अगर एडेनोमायोसिस गंभीर हो जाए तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, आंतों में रुकावट जैसी जटिलताएं दुर्लभ रूप से संभव है। हालांकि एडेनोमायोसिस बेनाइन होता है, ये कैंसर में नहीं बदलता, लेकिन लक्षणों के कारण जीवन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए सही समय पर प्रबंधन जरूरी है। स्टेजिंग ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एडेनो
मायोसिस के लिए कोई आधिकारिक स्टेजिंग सिस्टम नहीं होता जैसा कैंसर में होता है। इसे आमतौर पर उसकी गंभीरता और फैलाव के आधार पर देखा जाता है। हल्के मामलों में यूट्रस की मांसपेशियों में थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होता है, जबकि गंभीर मामलों में बड़ी मात्रा में यूट्रस प्रभावित हो सकता है। डॉक्टर आमतौर पर लक्षणों, एमआरआई में दिखने वाले फैलाव और यूट्रस के आकार पर ध्यान देते हैं। गलत स्टेज बता रही हो तुम। लिमिटेशन ऑफ एएफएस स्टेजिंग कौन बताएगा? इसमें लेप्रोस्कोपिक या लेप्रोस्कोपिक हैज़ टू डन, ये सब चीज़ें कौन बताएगा? 5-6 पॉइंट बताओ, अच्छे से बताना बढ़िया से। तो आप सही कह रहे हैं। एडेनोमायोसिस की स्टेजिंग में सीमाएं हैं। पहली बात, ये अक्सर अन्य स्थितियों जैसे फाइब्रॉइड या एंडोमेट्रियोसिस के साथ ओवरलैप करता है। दूसरी बात, केवल इमेजिंग पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। तीसरी बात, बायोप्सी मुश्किल है क्योंकि ये यूट्रस के अंदर फैला हुआ होता है। चौथी बात, लक्षणों की गंभीरता हर महिला में अलग अलग। I'm sorry, but you've hit the time limit for this conversation. Please start a new chat to keep the conversation going. ओके ओके।